नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके चैनल रिश्तों की कहानियाँ पर। आप सुन रहे हैं इंटेंस इमोशन से भरपूर कहानी है तुझे भी इजाज़त, कुछ नफरत और कुछ प्यार से भरी ये कहानी। उम्मीद है पिछली कहानियों की तरह ये कहानी भी आप लोग को ज़रूर पसंद आएगी। अगर आप चैनल पर अपडेटेड कहानी सुनना चाहते हैं तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ से सुन सकते हैं। लास्ट एपिसोड में आपने सुना कि शारदा जी आशना को बिना इजाज़त मायके जाने के जुर्म में प्रायश्चित स्वरूप निर्जला उपवास और आश्रम में 250 बच्चों का खाना बनाने की सजा देती हैं। शक्ति और अविका मिलकर आशना का पासपोर्ट गायब कर देते हैं ताकि वो हनीमून पर ना जा पाए। अधीर आशना पर शक करता है कि आशना ने ही पासपोर्ट गायब किया है और घर पर इनकम टैक्स की रेड डलवाई ताकि हनीमून कैंसिल हो जाए। अब आगे। और यहाँ आशना के घर पर मनीष जी फोन पर बात कर रहे थे। वह बोल रहे थे, देखिए हमने तीर्थ यात्रा के लिए ट्रेन टिकट बुक करवाई थी, लेकिन उसमें से आप 2 टिकट कैंसिल कर दीजिए, सिर्फ 1 टिकट रहने दीजिए जी, धन्यवाद, कहकर मनीष जी ने फ़ोन कट कर दिया। इसी बीच वहाँ सुमित्रा जी मनीष जी के लिए चाय लेकर पहुंची। उन्होंने मनीष जी को फ़ोन पर बात करते हुए सुन लिया था। उन्हें देखकर मनीष जी बोले, मुझे माफ़ कर दो सुमित्रा, मैं इस बार तुम्हें तीर्थ के लिए नहीं ले जा पाऊंगा, केवल आई को तीर्थ भेज देंगे। उनकी बात सुनकर सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर कहा, मेरा तीर्थ तो वही है जहाँ आप हो, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, हम केवल आई को तीर्थ में भेज देंगे। उनके काफ़ी दिनों से इच्छा भी थी और अभी तो उनका जन्मदिन भी आने वाला है, तो वो बहुत खुश हो जाएंगी। मनीष जी ने बिना कुछ कहे हाँ में सिर हिलाया और वहीं पास में रखे सोफे पर बैठ गए। उन दोनों की बातचीत के दौरान दादी भी वहाँ पहुँच गई। उन्होंने उनकी सारी बात सुन ली थी। उनके पास जाकर दादी ने कहा, बच्चों तुम लोगों ने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि मैं तुम दोनों को तकलीफ में छोड़कर तीर्थ करने जाऊंगी, और तुम लोग अब इतने बड़े हो गए हो कि अपनी आई से बातें छुपाने लगे हो। इस पर मनीष जी बोले, लेकिन आई आपकी तो काफ़ी दिनों से तीर्थ जाने की इच्छा थी। इस पर दादी ने मुस्कुराकर कहा, इच्छा थी, लेकिन अब मेरी इच्छा है अपने बेटा और बहू के साथ रहने की। इस पर मनीष जी और सुमित्रा जी मुस्कुराकर दादी की ओर देखने लगे। और यहाँ शारदा निवास में आशना को अकेले अधीर के साथ गोवा जाने का मन नहीं था, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इसलिए वो अपने बेडरूम में अकेले बैठकर रो रही थी। इसी बीच अधीर कमरे में आया और आशना से कहा, चलो अब हम हनीमून पर जाएंगे। इस पर आशना बगैर कुछ बोले अधीर के साथ कमरे से बाहर आने लगी। अधीर ने उसे देखकर कहा, मुझसे चालाकी में तुम नहीं जीत पाओगी, अब अपना नाटक बंद करो। आशना बगैर कुछ कहे ड्राइंग रूम की ओर आ गई, जहाँ पहले से ही अभिनव और सुदीप जी मौजूद थे। आशना को तकलीफ में देखकर अभिनव ने कहा, आशना तुम्हें क्या हुआ है, ये तुम्हारे पैर पर चोट कैसी। इसके पहले आशना कुछ बोल पाती, वहाँ शारदा जी अविका के साथ पहुंची और अभिनव को डांटते हुए बोली, तुम रिश्ते में आशना के जेठ लगते हो और जेठ का स्थान ससुर की तरह होता है, तुम्हें अपने रिश्ते का ख्याल करना चाहिए। इस पर अभिनव ने जवाब दिया, आई ये कैसा रिश्ता है जो किसी की तकलीफ न समझ सके। शारदा जी ने उसे घूरते हुए कहा, आजकल तो मेरी हर बात काटने लगे हो। अभिनव चुप हो गया। सुदीप जी की नज़र भी आशना के पैर पर पड़ी और सुदीप जी ने अधीर से कहा, मुझे लगता है तुम्हें तुम्हारी ट्रिप कैंसिल कर देनी चाहिए क्योंकि आशना चल नहीं पाएगी। इस पर अधीर ने जवाब दिया, बाबा आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए, भाई ने हमारे लिए गोवा में बहुत ही शौक से ट्रिप बुक कराई है, तो मैं उसे ऐसे ही वेस्ट नहीं करूँगा। और रही बात आशना की, तो अब हम बाई रोड जाएंगे, गाड़ी में खुद ड्राइव करूँगा, इसी बहाने हमारा घूमना भी हो जाएगा। कहते हुए अधीर ने आशना को चलने का इशारा किया और सुदीप जी ने मुस्कुराकर उनसे कहा, ठीक है, अच्छे से एंजॉय करना। अधीर और आशना ने वहां मौजूद सभी लोगों के पैर छुए और अपनी गाड़ी से बाय रोड गोवा के लिए निकल पड़े। उनके जाने के बाद अविका अपने कमरे में आ गई और बड़बड़ाती हुई बोली, मुझे तो मेरी शादी के बाद कहीं जाने नहीं दिया गया और आशना हनीमून पर चली गई। इसी बीच वहां अभिनव पहुंचा। अभिनव ने अविका को ये कहते हुए सुन लिया था। अभिनव ने अविका की ओर देखकर कहा, हनीमून पर वो लोग जाते हैं जिनके बीच प्यार होता है, खैर ये सब बातें तुम्हारी समझ में नहीं आने वाली। इस पर अविका का जवाब आया, आपसे किसने कह दिया कि उनके बीच प्यार है, आप मुझसे पूछिए, मैं सारा दिन घर पर रहती हूँ, मुझे उनके सारे हालचाल पता है, उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा। इस पर अभिनव ने उसे डांटते हुए कहा, खबरदार जो अधीर और आशना के बारे में मनगढ़ंत बातें कही तो, कहकर अभिनव कमरे से बाहर चला गया। इस पर अविका गुस्से से बोली, मैं तो हूँ ही बेवकूफ़, मुझे हर कोई घर में बेवकूफ़ समझता है। इसी बीच शारदा जी किसी काम से अविका के कमरे में पहुंची। उन्होंने अविका की बात सुन ली थी। शारदा जी ने अविका को डांटते हुए कहा, आजकल तुम्हारी जबान कैंची की तरह चलने लगी है, याद रखना मुझे सारी चीज़ों को कंट्रोल में करना आता है। इस पर उसने जवाब दिया, आई मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर शारदा जी बगैर कुछ कहे वहाँ से चली गई। और यहाँ अधीर और आशना गोवा के लिए बाय रोड जा रहे थे। गाड़ी अधीर ड्राइव कर रहा था। अधीर ने आशना की ओर देखकर कहा, तो तुम मेरा दिया हुआ टास्क पूरा नहीं कर पाई, इसलिए मेरे साथ तुम्हें हनीमून में जाना पड़ रहा है। इस पर आशना ने कहा, बहुत घमंड है ना आपको खुद पर। अधीर ने गाड़ी की विंडो के बाहर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा घमंड है मुझे खुद पर, और तुम देखना मैं तुम्हें किस तरह हरा कर दम लूंगा। इस पर उसने जवाब दिया,
भगवान हमेशा सही का साथ देते हैं और आप यह मत भूलिए कि अब भी मैं ही सही हूँ। अधीर उसकी बात सुनकर हंसने लगा और गाड़ी की स्पीड काफ़ी तेज कर दी। इस पर आशना बोली, अधीर आराम से चलाइए, आपको मुझसे बदला लेने के लिए गाड़ी तेज चलाने की जरूरत नहीं है, वरना मेरे साथ साथ आपको भी नुकसान पहुंच सकता है। अधीर बगैर कुछ कहे गाड़ी और तेज चलाना शुरू कर दिया। इस पर आशना बोली, जो करना है आप कीजिए। तभी इसी बीच उनकी गाड़ी के सामने दूसरी गाड़ी आ गई और अधीर ने अपनी गाड़ी संभालने के लिए गाड़ी का स्टीयरिंग दूसरे साइड मोड़ दिया और अधीर की गाड़ी पेड़ पर जाकर टकरा गई। अधीर ने घबराकर आशना की ओर देखा। आशना भी घबराकर उसकी ओर देख रही थी। अधीर ने गहरी सांस लेते हुए कहा, थैंक गॉड। इस पर आशना जोर जोर से हंसते हुए बोली, कुछ देर पहले आपने क्या कहा था मुझे, आपको कोई हरा नहीं सकता, और मैंने कहा था ना कि सच्चे लोगों के साथ भगवान होते हैं। इस पर अधीर ने जवाब दिया, प्लीज़ यार थोड़ी देर शांत हो जाओ और मुझे गाड़ी चेक करने दो, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। कहते हुए अधीर गाड़ी से उतरकर बोनट चेक करने लगा और यहाँ आशना अधीर को बिजी देखकर चुपके से गाड़ी से उतर गई और वहीं पास के जंगल की ओर चली गई। अधीर उसे जाते देख नहीं पाया और मन ही मन आशना सोचने लगी, इस अधीर के साथ जाने से तो अच्छा है मैं जंगल के रास्ते से सिटी की ओर चली जाऊं, और अधीर ने तो मुझे टास्क दिया था ना, तो मैं हनीमून कैंसिल कर दूंगी तो वो बाबा को छोड़ देगा, मुझे लगता है अब मैं जीत जाऊंगी। कहते हुए आशना ने जंगल का रास्ता पकड़ लिया और यहाँ अधीर बोनट देखते हुए बोला, आशना साइड में देखो, टूल बॉक्स में टूल्स रखे हुए हैं, टूल देना प्लीज़। कुछ जवाब न पाकर अधीर ने घबरा कर गाड़ी के अंदर देखा जहाँ आशना नहीं थी। पहले तो आशना को नहीं देखकर अधीर घबरा गया और कुछ सोचकर अधीर ने अपनी गाड़ी से चाबी निकाली और उसे अपने पॉकेट में रख ली और जंगल की ओर आशना को ढूंढने निकल पड़ा। अधीर मन ही मन सोच रहा था, लड़कियों का दिमाग हमेशा उनके घुटनों पर ही होता है, यह पागल लड़की खतरनाक जंगल की ओर चली गई है और यह आशना के पैर में पहले से ही चोट थी, अब उसकी सैंडल भी टूट गई थी। टूटी सैंडल हाथ में उठाकर वो खुद से ही बोली, बप्पा अब ये क्या हो गया मेरे साथ। कहकर अपनी सैंडल उसने वहीं फेंक दी और नंगे पैर चलने लगी, जिससे उसकी तकलीफ और बढ़ गई थी। और यहाँ धीर जंगल में पहुंचकर आशना को आवाज़ दे रहा था, आशना कहाँ हो तुम, देखो मुझसे बचने के चक्कर में किसी जंगली जानवर का डिनर मत बच जाना, कहाँ गई बेवकूफ़। और यहाँ सब बातों से अनजान आशना अपने बाबा को बचाने के लिए पैदल ही जंगल की ओर बड़ी चली जा रही थी। इसी बीच एक जंगली कुत्ता उसके पीछे पड़ गया। अरे अब मैं क्या करूं, कहकर आशना दौड़ पड़ी और वो कुत्ता भी उसे दौड़ते देखकर उसके पीछे दौड़ने लगा। आशना जोर जोर से चिल्ला रही थी, बचाओ बचाओ, लेकिन जंगल में कोई भी उसकी आवाज़ सुनने वाला नहीं था। यहाँ धीर आशना को ढूंढता हुआ जंगल के और भी अंदर आ चुका था और आशना को जोर जोर से आवाज़ लगा रहा था, देखो आशना अब बहुत हुआ तुम्हारा नाटक, जल्दी हमें गोवा के लिए निकलना होगा वरना हम इसी जंगल में फंस जाएंगे। आशना का कोई जवाब ना आने पर अधीर अपने मन में सोचने लगा, पता नहीं अब इसकी बेवकूफ़ी के कारण क्या होगा। और यहाँ आशना जंगली कुत्ते से बचने के लिए तेजी से भागी जा रही थी। तभी उसका पैर स्लिप हुआ और वो गिर पड़ी। गिरकर वो एक गहरे गड्ढे में पहुंच गई थी, लेकिन वह जंगली कुत्ता अब भी वहीं था और गड्ढे के बाहर खड़ा होकर जोर जोर से आशना पर भौंक रहा था। आशना बहुत डर गई थी। इसी बीच अधीर को कुत्ते के भौंकने की आवाज़ सुनाई दी। ये सुनकर अधीर भी उसी ओर चला गया जहाँ कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आ रही थी और जोर जोर से चिल्लाने लगा, आशना कहाँ हो तुम, आवाज़ दो मुझे, कहाँ हो। अधीर की आवाज़ सुनकर आशना ने जोर से आवाज़ लगाई, अधीर मैं गड्ढे में गिर गई हूँ। इस पर अधीर की नज़र सामने गड्ढे पर पड़ी जहाँ वह जंगली कुत्ता पहले से ही भौंक रहा था। उसे देखकर अधीर ने बड़ी मुश्किल से उस कुत्ते को भगा दिया और फिर अधीर ने गड्ढे में देखा आशना उसे ही देख रही थी। उसे देखकर अधीर बोला, इसलिए मुझे लड़कियों पर भरोसा नहीं है, जहाँ भी लड़कियाँ होती हैं वहाँ प्रॉब्लम जरूर होती है। इस पर आशना का जवाब आया, मैंने कहा था तुम्हें अपनी गाड़ी तेज चलाने के लिए। इस पर अधीर ने उसे चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या, एक तो वैसे ही शाम होने वाली है और तुम्हारी वजह से हम इस जंगल में फंस गए। आशना ने चिल्ला कर कहा, बाद में डांट लेना, पहले मुझे यहाँ से बाहर निकालो। अधीर ने आशना को हाथ दिया, फिर कुछ सोचकर हाथ पीछे कर लिया और शरारत अंदाज में उससे कहा, पहले कान पकड़कर मुझसे माफ़ी मांगो, फिर मैं तुम्हारी मदद करूँगा। इस पर आशना बोली, रहने दो, मैं नहीं मांगने वाली तुमसे कोई माफ़ी वाफ़ी, मैं खुद ही ऊपर आ जाऊंगी। अधीर ने हंसकर कहा, एज यू विश, और अधीर गड्ढे के बाहर ही बैठ गया। आशना ने गड्ढे से बाहर निकलने की बहुत कोशिश की लेकिन नहीं निकल पाई और अधीर उसे देख देख कर जोर जोर से हंसने लगा। और इधर शारदा निवास में शारदा जी बार बार आशना का फ़ोन ट्राई कर रही थी, लेकिन उसका फ़ोन कवरेज के बाहर होने की वजह से नहीं लग रहा था। शारदा जी खुद से बात करते हुए बोली, पता नहीं इनका फ़ोन क्यों नहीं लग रहा, काफ़ी देर से ट्राई कर रही हूँ। इसी बीच वहाँ सुदीप जी पहुँच गए और उन्होंने शारदा जी की बात सुन ली। सुदीप जी शारदा जी को घूर कर बोले, उनका फ़ोन नहीं लग रहा तो तुमने मुझे एक बार भी बताना जरूरी क्यों नहीं समझा। इस पर शारदा जी घबरा कर बोली, मैं आपको बताने ही वाली थी। सुदीप जी ने उनके हाथ से झटक कर फ़ोन लेते हुए कहा, जब कोई काम बिगड़ जाए तभी मुझे बताती हो, और वैसे भी मुझे आपका रवैया अच्छा नहीं लग रहा। इसी बीच वहाँ अभिनव पहुँच गया। अभिनव ने उन्हें परेशान देखकर वजह पूछी। सुदीप जी ने उसे सारी बात बता दी। इस पर अभिनव बोला, आप लोग परेशान मत होइए, मैं भी फ़ोन ट्राई करता हूँ।
कहते हुए अभिनव ने अपना मोबाइल निकाला और अधीर का नंबर डायल किया। फिर उसने जवाब दिया, बाबा अधीर का नंबर भी नहीं लग रहा। आई थिंक वह लोग आउट ऑफ नेटवर्क हैं। आप लोग परेशान मत होइए, नेटवर्क आने पर हमारी बात हो जाएगी। और यहाँ अदिति के घर पर अदिति अब भी अपने बेडरूम में बंद थी। इसी बीच वहाँ कौशल्या पहुंची और उसे देखकर बोली, चल मेरे पैर दबा, सुबह से काम करके मैं थक गई हूँ। कहकर कौशल्या जी वहाँ रखे बेड पर लेट गई। अदिति उनके पैर दबाने लगी। इसी बीच कौशल्या की गहरी नींद लग गई थी और तभी अदिति की नज़र कौशल्या के पास रखे उसके मोबाइल पर पड़ी। कौशल्या जी को गहरी नींद में देखकर अदिति ने उनका मोबाइल उठा लिया और शारदा निवास में फ़ोन लगाया। फ़ोन शारदा जी ने उठाया। उनकी आवाज़ सुनकर अदिति रोते हुए बोली, आई मुझे बचा लीजिए, ये लोग मेरी जान ले लेंगे। अदिति की आवाज़ सुनकर शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, देखो अदिति, अब तुम अपनी नादानी छोड़ दो और अपने घर पर ध्यान दो। एक लड़की की इज्जत उसके ससुराल में होती है, शादी के बाद लड़की की इज्जत उसके मायके में रहने में नहीं होती। यह बात तुम अच्छी तरह से समझ लो। कहकर शारदा जी ने फ़ोन कट कर दिया और शारदा जी की बात करते हुए अविका ने सुन लिया था। अविका ने मन ही मन सोचा, यह अदिति भी घड़ी घड़ी हमारे घर पर फ़ोन करके परेशान करती है। और वहाँ से अविका अपने बेडरूम में चली गई। वहाँ उसकी नज़र सफाई कर रही मेड पर पड़ी। उसे देखकर अविका मन में कुछ सोचकर बोली, सुनो थोड़ा इधर आना। जी भाभी, कहकर मेड उसके पास गई। फिर अविका बोली, मुझे ना चटपटा खाने का बड़ा मन कर रहा है, तुम बाहर ठेले से मेरे लिए समोसा और चाट पैक करवा कर ले आना। इस पर रीना बोली, लेकिन भाभी बड़ी मालकिन को पता चल गया तो वो मुझे नौकरी से हटा देंगी। इस पर अविका बोली, और अगर मेरे लिए चटपटा नहीं लाई तो मैं तुझे भगा दूंगी। तू चिंता मत कर, मैं किसी से नहीं कहूँगी, और तू भी चुपचाप मुझे समोसा ला कर दे। कहते हुए अविका ने उसे पैसे पकड़ा दिए। रीना भी पैसे लेकर वहाँ से चली गई। इसी बीच अविका के बेडरूम में शक्ति पहुँच गया। शक्ति को अचानक देख अविका चौंकते हुए बोली, अरे दामाद जी, आप यहाँ मेरे कमरे में? इस पर शक्ति ने जवाब दिया, आपने मुझे बताया नहीं कि आपको ठेले के समोसे इतने पसंद हैं। मैं तो आपसे मिलने आ ही रहा था, मैं लेकर आ जाता। इस पर अविका बोली, आप कितने अच्छे हैं दामाद जी, मेरा कितना ख्याल करते हैं। इस पर उसका जवाब आया, मैंने आपको अपनी बड़ी बहन माना है तो मुझे ख्याल तो करना ही पड़ेगा। इस पर अविका बोली, लेकिन दामाद जी, आपने इनकम टैक्स वाला काम सही नहीं किया। देखिए ना, जिस वजह से आपने वो काम करवाया था वह तो हो ही नहीं पाया। अधीर और आशना घूमने चले गए। इस पर उसका जवाब आया, आप चिंता मत करिए वही नहीं, अब देखिए मैं क्या करूँगा। इस पर अविका बोली, ठीक है। अदिति का आज आई के पास फिर फ़ोन आया था। यह सुनकर शक्ति चौंक गया और खुद को संभालते हुए बोला, अदिति का फ़ोन कब आया था? इस पर अविका बोली, अभी कुछ ही देर पहले ही। आप उस पर नज़र रखिए, आए दिन आई को फ़ोन करती है और आपके बारे में भड़काने की कोशिश भी करती है। इस पर शक्ति ने जवाब दिया, ठीक है, मैं अब उस पर और भी ज़्यादा नज़र रखूँगा। चलिए मैं अभी चलता हूँ, मुझे बस आपसे मिलने का मन था इसलिए मैं चला आया। कहकर शक्ति वहाँ से ड्राइंग रूम की ओर चला गया। और इधर आशना अब भी गड्ढे से निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन निकल नहीं पा रही थी। गड्ढे के बाहर बैठा अधीर उसे देखकर बोला, कोशिश करो, करती रहो, कोशिश करने वालों की हार कभी नहीं होती। कहकर जोर जोर से हंसने लगा। आशना बगैर कुछ कहे बाहर आने की कोशिश कर रही थी। अधीर ने गड्ढे के बाहर से उसे आवाज़ देते हुए कहा, अभी वक्त है, इसके पहले शाम हो जाए, मुझसे कान पकड़कर माफ़ी मांग लो, मैं तुम्हें अभी बाहर निकाल दूंगा। आशना ने कोई जवाब नहीं दिया। अधीर ने कहा, फिर गड्ढे में बैठी रहो। इस पर आशना चिढ़ते हुए बोली, बड़े आए माफ़ी देने वाले, मैं खुद ही आ जाऊंगी। कहकर वो फिर से बाहर निकलने का ट्राई करने लगी। अधीर उसे देखकर जोर जोर से हंस रहा था। इस पर उसने कुछ सोचा और बोली, अच्छा गलती हो गई। अधीर ने कहा, सुनाई नहीं दिया, क्या कहा तुमने? उसने अपनी बात दोहराई, मैंने कहा मुझसे गलती हो गई। इस पर अधीर ने जवाब दिया, माफ़ी ऐसे मांगते हैं? इस पर आशना ने कहा, अच्छा बाबा, कान पकड़ती हूँ, गलती हो गई। अधीर ने कहा, अब आई ना लाइन पर, चलो मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, मेरा हाथ पकड़कर ऊपर आ जाओ। कहते हुए अधीर ने उसे हाथ दिया। आशना ने अधीर का हाथ पकड़ा और गड्ढे के अंदर उसे खींच लिया। अधीर को गड्ढे के अंदर गिरते देख आशना जोर जोर से हंसने लगी और बोली, और मंगवा लो मुझसे माफ़ी। अधीर उस पर चिल्लाते हुए बोला, तुम पागल हो गई हो क्या? एक तो वैसे ही शाम हो चुकी है और बाहर आने की बजाय मुझे भी अंदर खींच ली। इस पर उसने हंसकर कहा, माफ़ कर दीजिए, और जोर से हंस पड़ी। अधीर झल्लाते हुए बोला, मुझे भी क्या पड़ी थी इस पागल लड़की के साथ ट्रिप बनाने की। कहते हुए वह गड्ढे से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, मगर बार बार उसके पैर स्लिप हो रहे थे। और इधर शारदा निवास में रीना चुपके से ठेले वाला समोसा और भजिया अविका को लाकर दे दिया। अविका अपने कमरे में बैठकर चुपके से खा रही थी कि तभी शारदा जी ने उसका कमरा नॉक किया। शारदा जी बोली, अविका जल्दी दरवाज़ा खोलो, सुनार को मैंने बुलवाया है, अपने सारे जेवर दो, मैं साफ़ करवा देती हूँ। उसकी आवाज़ सुनकर अविका हड़बड़ा गई और जल्दी से उसने समोसा और भजिया अपने कबर्ड में छुपा दिया और दरवाज़ा खोलते बोली, जी आई, मैं अभी लाई। शारदा जी अविका के कमरे के अंदर आ गई। अंदर आते ही उन्होंने कहा, यह तुम्हारे कमरे में भजिया और समोसा की खुशबू कहाँ से आ रही है? अविका हड़बड़ाती हुई बोली,
आई बाहर ठेले वाला भजिया बना रहा है, उसी की खुशबू यहाँ तक आ रही है। अक्सर आती है, पता नहीं लोग कैसे ठेले से खरीद कर खाना खाते हैं, मैं तो कभी नहीं खा सकती। शारदा जी ने कहा, अच्छा ज़्यादा बातें मत बनाओ, जल्दी मुझे जेवर दो। अबिका ने जैसे ही कबर्ड खोला वैसे ही समोसा और भजिया जमीन पर गिर गया। उसे देखकर शारदा जी ने अबिका को घूरते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि खुशबू कहाँ से आ रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आती? मित्तल परिवार की बहू होते हुए तुम ठेले से खाना मंगवा कर खाती हो। इसी बीच वहां से सुधीर जी गुजर रहे थे। शारदा जी की आवाज़ सुनकर वो भी अबिका के कमरे में आ गए। फिर शारदा जी ने अबिका को डांटते हुए कहा, तुम्हें चटपटा खाने का बहुत मन होता है ना? अब तुम्हारी सजा यह होगी कि तुम 10 दिन सभी के लिए चटपटा नाश्ता बनाओगी और उसमें से खुद कुछ भी नहीं खाओगी। तुम्हें खाने में भी दोनों टाइम खिचड़ी खाकर रहना होगा और तुम पर नज़र मैं खुद रखूंगी, समझ गई तुम? कहकर शारदा जी वहाँ से चली गई। सुधीर जी भी उनके पीछे जाने लगे। सुधीर जी ने शारदा जी को आवाज़ देकर रोकते हुए कहा, वहिनी क्या हो गया है आपको? शारदा जी उससे बोली, आप अपने काम पर काम रखें तो यह ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे मेरी बहू से कब क्या कहना है यह मुझे खूब पता है। इस पर सुधीर जी बोले, वहिनी आप एक बार मेरी पुरानी वाली वहिनी बन जाइए ना। शारदा जी ने कुछ सोचकर कहा, यह कभी नहीं हो सकता। कहकर शारदा जी वहाँ से चली गई। इसी बीच शारदा जी का पैर मुड़ गया और उनके पैरों में मोच आ गई। सुधीर जी की नज़र उस पर पड़ी और वहिनी कहते हुए उन्होंने शारदा जी को संभाला। शारदा जी खुद को संभालते हुए बोली, आप अपना काम कीजिए, मुझे खुद को संभालना अच्छे से आता है। कहते हुए शारदा जी खड़ी होने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके पैरों में बहुत दर्द था। सुधीर जी ने उन्हें सहारा देकर पास रखे सोफे पर बैठाया और कहा, वहिनी आप खुद पर इतने जुल्म क्यों कर रही हैं? उनकी बात सुनकर शारदा जी चुप। सुधीर जी किचन की ओर गए और वहां से सरसों का तेल लेकर आ गए और शारदा जी के पैरों में लगाते हुए बोले, वहिनी आपको याद है जब मैं छोटा था इसी तरह आपके पैरों में तेल लगाता था। इस पर शारदा जी ने अपने पैर दूर करते हुए कहा, मैंने आपसे कहा ना, घर के पुरुषों को औरतों के पैर छूने की इजाज़त नहीं होती। आप मेरे पैरों में तेल नहीं लगा सकते। इसी बीच सुधीर जी शारदा जी को चिल्लाते हुए बोले, वहिनी आपने तो मुझे अपना बेटा माना था ना, आप तो हमेशा कहती थी कि मैं आपका बड़ा बेटा हूँ, तो क्या एक बेटा अपनी माँ के पैरों में तेल नहीं लगा सकता? शारदा जी की आंखें नम हो गईं, लेकिन उन्होंने खुद को संभालते हुए कहा, देखिए आप बार बार गड़े मुर्दे मत उखाड़ा करो, मुझे अच्छा नहीं लगता। इस पर सुधीर जी बोले, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप मेरी पुरानी वाली वहिनी बन जाइए जो मुझे बहुत प्यार करती थी। इस पर शारदा जी गरजते हुए बोली, आप क्यों नहीं समझते, ऐसा नहीं हो सकता और कभी नहीं होगा। इस पर सुधीर जी ने कहा, जरूर होगा, आप देख लीजिएगा, हमारे घर में आया हुआ नया सदस्य जरूर बदलाव लाएगा। कहकर सुधीर जी वहां से चले गए और यहाँ आशना के घर पर सुमित्रा जी हाथ में डायरी पकड़कर मनीष जी के पास बैठते हुए बोली, देखिए पानी का बिल आ चुका है, ऑफिस जाते जाते बता दीजिएगा। और हाँ सुनिए ना, ऑफिस से आते समय आप आई की दवाइयाँ और राशन लेते आइएगा, यह रही लिस्ट। कहते हुए सुमित्रा जी ने मनीष जी के हाथ में लिस्ट पकड़ा दी। मनीष जी उसे शॉक्ड होकर देखे जा रहे थे। इसी बीच सुमित्रा जी की नज़र मनीष जी पर पड़ी और वह हड़बड़ाती हुई बोली, अरे मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं भूल गई थी कि आप। कहकर सुमित्रा जी चुप हो गई। इस पर मनीष जी ने सुमित्रा जी का हाथ पकड़कर कहा, मुझे माफ़ कर दो सुमित्रा, मैं घर की जिम्मेदारी ठीक तरह से नहीं उठा पा रहा। मुझे ऑफिस से सस्पेंड होने की वजह से 2 महीने की सैलरी भी नहीं दी जाएगी। इस पर सुमित्रा जी ने कहा, आप चिंता मत कीजिए, इतने सालों से आपने मुझे जो सैलरी दी है उसमें से मैंने कुछ बचत करके रखी हुई है, 2-3 महीना आराम से हमारा खर्चा चल जाएगा। इस पर मनीष जी ने हाँ में सर हिलाया और इधर अदिति के घर पर शक्ति घर पहुंचा। कौशल्या को देखकर उसने पूछा, आई अदिति कहाँ है? इस पर कौशल्या बोली, वो तो अपने कमरे में बंद है, क्या बात हो गई? उसकी बात सुनकर शक्ति तमतमाते हुए कमरे की ओर गया और दरवाजा खोला। उसकी नज़र जमीन पर बैठी हुई अदिति पर पड़ी। उसने अदिति का हाथ पकड़कर पूछा, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अपनी आई को फ़ोन लगाने की? इस पर अदिति ने डरते हुए कहा, मैंने कोई फ़ोन नहीं लगाया था। इस पर शक्ति ने उसे थप्पड़ लगाते हुए कहा, झूठ बोलती हो मुझसे। इसी बीच में कौशल्या भी पहुंच गई। कौशल्या को देखकर शक्ति ने कहा, आई इसके पास फ़ोन कहाँ से आया? इस पर कौशल्या ने जवाब दिया, मैं तेरे कमरे में साफ सफाई करने आई थी, हो सकता है इसी बीच इसने मेरा फ़ोन उठा लिया हो। शक्ति ने अदिति को कमरे से बाहर घसीटते हुए कहा, आज तुझे पता चलेगा कि तेरा पति कितना जालिम है। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो प्लीज़, छोड़ दो मुझे, अदिति रोते हुए बोल रही थी। शक्ति अदिति को ड्राइंग रूम में लेकर गया और कौशल्या जी से चाकू मंगवाया। तुम क्या करने वाले हो? मुझे छोड़ दो, आइंदा मुझसे गलती नहीं होगी, कहकर अदिति बार बार माफी मांग रही थी। कौशल्या ने शक्ति के हाथ में चाकू थमाते हुए कहा, तेरी बीवी को ठीक कर, जब से इसकी दोस्ती आशना से बड़ी है तब से तेरी बीवी हमारे हाथ से निकलती जा रही है। शक्ति ने अदिति का हाथ पकड़ा और उसकी हथेलियों को चाकू से जख्मी कर दिया। अदिति का हाथ पहले से ही जला हुआ था, जिससे उसे और भी तकलीफ पहुंची। अदिति रोते हुए बोली, आप लोग मुझसे चाहते क्या हैं? इस पर शक्ति ने जवाब दिया, हम वापस अपनी पुरानी अदिति चाहते हैं जो हमेशा डरी सहमी सी रहती थी, जिसे आवाज़ उठाना नहीं आता था, वही अदिति। कहते हुए शक्ति ने अदिति का हाथ पकड़ा और वापस उसे बेडरूम में लॉक कर दिया। और इधर शारदा निवास में अभिनव बार बार अधीर और आशना का फ़ोन ट्राई कर रहा था, लेकिन उनका फ़ोन नहीं लग रहा था। इसी बीच शारदा जी अभिनव के पास पहुंची और उसे देखकर बोली, बात हुई तुम्हारी? इस पर अभिनव का जवाब आया,
नहीं आई, फ़ोन अब भी नेटवर्क के बाहर ही बता रहा है। इस पर शारदा जी बोली, जब तुम्हारी बात हो जाए तो मुझे ज़रूर बता देना। अभिनव ने हाँ में सर हिला दिया और शारदा जी वहाँ से ड्राइंग रूम की ओर चली गई। इसी बीच शारदा जी के पास सुधीर जी पहुंचे और शारदा जी को कॉफ़ी का मग देते हुए कहा, वहीनी आपके लिए मैंने स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाई है। यह सुनकर शारदा जी ने उसे डांटते हुए कहा, आपको कितनी बार समझाया है घर के मर्दों को रसोई घर में काम नहीं करना चाहिए। इस पर सुधीर ने कहा, क्या करता वहीनी, मेरी प्यारी वहीनी को मेरे हाथ की स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बहुत पसंद थी तो मैंने सोचा पुरानी यादें ताज़ा कर लेता हूँ। इस पर शारदा जी ने कहा, आपको हो क्या गया है, क्यों आपको बार बार मुझे समझाना पड़ रहा है कि बरसों पुरानी बात मत कीजिए। इस पर सुधीर जी ने भड़कते हुए कहा, क्यों ना करूँ वहीनी, मैंने आपकी ममता देखी है, आपका प्यार देखा है और अचानक से आपका यह बदलाव नहीं सहन हो रहा मुझसे। इस पर शारदा जी बोली, आप जिस ममता और जिस प्यार की बात कर रहे हैं वह एक नई नई दुल्हन बनी हुई लड़की की थी, लेकिन अब मैं सास बन चुकी हूँ और बदलाव लाना ही होगा। कहकर शारदा जी वहाँ से चली गई। इस पर सुधीर जी ने सोफे पर बैठते हुए खुद से कहा, आपने ठीक कहा वहीनी, बदलाव तो लाना ही होगा। और इधर आशना और अधीर अब भी गड्ढे में थे और बाहर आने की कोशिश कर रहे थे। आशना बोली, बातें तो आप बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, एक गड्ढे से तो आप निकल नहीं पा रहे और चले हैं मुझे हराने। अधीर ने आशना को घूर कर देखा और कोई जवाब नहीं दिया। अधीर ने कुछ सोचा और आशना को गोद में उठा लिया। अरे अरे अधीर, ये आप क्या कर रहे हैं, आशना घबराते हुए बोली। इस पर अधीर ने गुस्साते हुए कहा, मन तो कर रहा है तो मैं इसी गड्ढे में डालकर ऊपर से मिट्टी डाल दूं। इस पर आशना बोली, तो क्या आप सच में मुझे मार देंगे। अधीर ने उसे घूर कर देखा, अभी फिलहाल तो नहीं, मैं तुम्हें गड्ढे से बाहर निकालने में मदद करूंगा, बाहर निकलकर तुम मेरी मदद करना। कहते हुए अधीर ने बड़ी मुश्किल से आशना को गड्ढे से बाहर निकाल दिया। गड्ढे से बाहर आते ही आशना ने अपना हाथ अधीर को दिया और अधीर को बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला। आशना और अधीर गड्ढे से बाहर आ चुके थे। अधीर के कपड़े गंदे हो चुके थे। उसे देखकर आशना जोर जोर से हंसने लगी। वो बोली, मिस्टर अधीर मित्तल, इतने गंदे कपड़ों में। इस पर अधीर का जवाब आया, आ गया ना तुमको मजा, अब शाम होने लगी है, चलो जल्दी हम गाड़ी के पास चलें। कहकर अधीर आशना का हाथ पकड़कर चलने लगा। आशना हाथ छुड़ाती हुई बोली, अधीर तुम गलत डायरेक्शन में जा रहे हो, जंगल से बाहर निकलने का रास्ता यह नहीं बल्कि इधर है। कहते हुए आशना दूसरी ओर अधीर को खींचने लगी। फिर अधीर ने आशना को डांटते हुए कहा, मेरा बहुत दिमाग खराब हो चुका है, अब और तुम मत करो, मैं यहाँ चलने बोल रहा हूँ, चुपचाप से वहीं चलो। कहते हुए अधीर आशना का हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचने लगा। आशना जिद करती हुई बोली, तुम हमेशा की तरह गलत रास्ता पकड़ रहे हो और मैं हमेशा की तरह सही रास्ते पर हूँ, मेरे साथ चलो। कहते हुए वो उसे अपनी ओर खींचने लगी। इसी बीच अचानक अधीर का मोबाइल बजा। मोबाइल में नेटवर्क आ गया था। कहकर खुश होते हुए अधीर ने मोबाइल निकाला। फ़ोन अभिनव का था। अधीर ने फ़ोन उठाया। वहाँ से अभिनव की आवाज़ आई, भाई तुम गोवा पहुँच गए ना, तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था, हम कब से तुम्हारा और आशना का फ़ोन ट्राई कर रहे हैं। इस पर अधीर का जवाब आया, भाई बस हम रास्ते में ही हैं, कुछ ही घंटों में गोवा पहुँच जाएंगे, हमारी गाड़ी रास्ते में ख़राब हो गई थी इसलिए हमें लेट हो गया है। अधीर बात कर रहा था। इसी बीच अधीर ने देखा कि फ़ोन कट हो चुका है। अधीर ने अपना मोबाइल गौर से देखा और बड़बड़ाते हुए बोला, बैटरी डाउन हो गई, फ़ोन स्विच ऑफ। आशना तुम अपना फ़ोन देना तो। इस पर आशना ने जवाब दिया, अधीर मैं तो अपना फ़ोन गाड़ी में ही भूल आई। इस पर अधीर ने चिल्लाते हुए कहा, तुमने अब तक कौन सा काम सही किया है, जब से तुम मेरी लाइफ में आई हो हर चीज़ गलत हो रही है। इस पर आशना भी गरजते हुए बोली, तो मेरी लाइफ में तुम्हारे आने के बाद क्या अच्छा चल रहा है। फिर आशना को सोचते हुए चुप हो गई और बोली, मुझे बहुत तेज़ भूख लग रही है। इस पर अधीर ने उसे घूरते हुए कहा, बहुत अच्छी बात कही धर्मपत्नी जी, आपने बताइए आपके लिए कौन सी होटल से खाना ऑर्डर करूं। इस पर आशना बोली, मुझे सच में बहुत भूख लग रही है। अधीर ने गहरी सांस ली और आशना का हाथ पकड़कर कहा, चलो हम आगे देखते हैं, शायद हमें रास्ता मिल जाए। वह आशना का हाथ पकड़कर रास्ता ढूंढने लगा। इसी बीच आशना की नज़र एक आम के पेड़ पर पड़ी जिस पर बहुत सारे फल लगे हुए थे। उसे देखते ही वह बोली, अधीर प्लीज़ मेरे लिए फल तोड़ दो, मुझे बहुत भूख लग रही है। अधीर ने उस पेड़ की ओर देखा और आशना को बोला, मैं क्या तुम्हें को बंदर दिखता हूँ जो तुम्हें पेड़ से फल तोड़ कर दूंगा। कहकर अधीर आगे बढ़ने लगा। आशना अपने हाथ छुड़ाते हुए बोली, मैं खुद तोड़ लूंगी। कहकर आशना ने पेड़ पर पत्थर मारा और फल टूटकर जमीन पर आकर गिरे। मैंने कहा था ना, अच्छे लोगों के साथ हमेशा भगवान अच्छा ही करता है। देखो मुझे भूख लगी थी, गणपति बप्पा ने मेरे लिए आम का पेड़ तैयार कर दिया। कहते हुए आशना बच्चों की तरह वहीं जमीन पर बैठ गई और अधीर को देखकर बोली, मिस्टर अधीर मित्तल, अब आप भी थोड़ी सी पेट पूजा कर ही लीजिए, देखिए इतने अच्छे फल हैं। कहते हुए आशना खाने लगी। उसे खाते देख अधीर भी उसके पास जमीन पर बैठ गया और उसे देखकर बोला, इंसान की तरह खाओ, जंगल में रहकर जानवर मत बनो। आशना ने अधीर की ओर देखा।
और उसे भी फल देते हुए बोले, मिस्टर अधीर मित्तल, मैं किसी को नहीं बताऊंगी कि आप जंगल में मेरे साथ जमीन पर बैठकर फल खा रहे थे। लीजिए, आप भी खा लीजिए। आशना की बात सुनकर अधीर ने उसके हाथ से फल ले लिया और वो भी खाने लगा। फिर आशना ने उसे देखकर हंसते हुए कहा, देखा मिस्टर अधीर मित्तल, भूख अच्छे अच्छों को हरा देती है। इस पर अधीर ने उससे कहा, अच्छा बस बस, ज़्यादा नाटक मत करो, जल्दी करो। कहते हुए अधीर खड़ा हो गया और आशना को चलने का इशारा करने लगा। आशना भी अधीर के साथ चल पड़ी। अधीर ने गुस्सा करते हुए कहा, तुम्हें क्या तकलीफ थी यार गाड़ी में बैठने में? अभी हम गोवा में होते, कम से कम इस जंगल से तो अच्छी जगह में ही होते। इस पर आशना ने कहा, बहुत हो गया, आपकी वजह से मैं इस जंगल में फंस गई। अधीर कुछ कह पाता कि तभी आशना के सामने तालाब दिखा और उसे देखते हुए चिल्ला पड़ी, अधीर देखो देखो पानी, चलकर मैं मुंह धो लेती हूँ। कहते हुए आशना भागते हुए उस तालाब के पास पहुंच गई। अधीर ने बड़बड़ाते हुए कहा, क्या मुसीबत है? कहते हुए अधीर भी उसके पीछे चला गया। वहां पहुंचकर अधीर ने देखा आशना तालाब के किनारे बैठकर मुंह धो रही थी। अधीर ने कुछ सोचा और आशना को पानी में धक्का दे दिया और जोर से हंस पड़ा, अब बन जाओ जल परी। छेड़ते हुए आशना से कहा। आशना डूबने लगी थी और वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, अधीर प्लीज हेल्प मी, मुझे स्विमिंग नहीं आती। यह सुनकर अधीर घबरा कर पानी में उसे बचाने कूद पड़ा और उसे पानी से बाहर लेकर आया। आशना ने उसे चिल्लाते हुए कहा, क्या बदतमीजी अधीर, मुझे स्विमिंग नहीं आती और तुमने मुझे पानी में धक्का दे दिया। इस पर अधीर ने भी झल्लाते हुए कहा, तुम तो पानी देखकर ऐसे खुश हो रही थी जैसे नेशनल स्विमर हो। और इधर शारदा निवास में शारदा जी अपने बेडरूम में बैठकर अपने आई बाबा की तस्वीर देख रही थी। इसी बीच वहां सुदीप जी पहुंच गए। शारदा जी ने तस्वीर अपनी साड़ी में छुपा ली। सुदीप जी ने आकर कहा, शारदा जी आजकल आपका ध्यान कहाँ रहता है? आपने अभी तक अपने हाथों से मुझे चाय नहीं दी। जी साहब, कहते हुए शारदा जी हड़बड़ाकर उठने लगी। इसी बीच वो तस्वीर जमीन पर गिर गई। यह तस्वीर यहाँ क्या कर रही है? कहते हुए सुदीप जी ने उस तस्वीर को उठाया और शारदा जी को गुस्से से घूर कर देखा। उसे गुस्से में देख शारदा जी घबरा गई और बोली, पता नहीं साहब कैसे आ गई। सुदीप जी ने डांटते हुए कहा, अब आपको पता है ना इसका क्या करना है? शारदा जी ने धीरे से हाँ में सर हिलाया। सुदीप जी ने वह तस्वीर उनके हाथ में दे दी और उन्हें देखने लगे। शारदा जी ने उस तस्वीर के टुकड़े कर दिए और सुदीप जी ने शारदा जी को अपना लाइटर देते हुए कहा, कभी भी काम अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। शारदा जी की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन खुद को संभालते हुए जी साहब कहकर फोटो में आग लगा दी। और यहाँ आशना के घर पर मनीष जी फ़ोन पर किसी से बात कर रहे थे। उन्हें परेशान देख सुमित्रा जी उनके पास आकर बैठ गई। फ़ोन रखने के बाद मनीष जी और भी ज़्यादा परेशान थे। क्या हो गया आपको? आप बहुत परेशान लग रहे हैं, किसका फ़ोन था? सवालिया नज़रों से सुमित्रा जी ने पूछा। इस पर उन्होंने जवाब दिया, ऑफिस से फ़ोन था, इंस्पेक्शन हो चुका है, अब 2-3 दिन में रिपोर्ट आने वाली है। इसी बीच वहाँ दादी भी पहुँच गई। दादी ने उनकी बात सुन ली थी। दादी ने मनीष जी को समझाते हुए कहा, बेटा तुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब तूने कभी कोई गलत काम किया ही नहीं तो बप्पा तेरे साथ कभी गलत नहीं होने देंगे। मनीष जी ने हाँ में सर हिलाया और वहाँ से अपने बेडरूम में चले गए। सुमित्रा जी परेशान होती हुई बोली, पता नहीं आई हमारे घर पर किसकी नज़र लग गई है। इस पर दादी ने कहा, तो चिंता मत कर सुमित्रा, हम घर पर गृह शांति पूजा रख लेते हैं। सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। फिर सुमित्रा जी बोल पड़ी, हाँ आइए ठीक रहेगा, अन्नू की शादी के बाद से हमने कोई पूजा ही नहीं रखी। इस पर दादी ने जवाब दिया, सुमित्रा अन्नू के ससुराल वालों को भी आमंत्रण दे देना। इस पर सुमित्रा जी कुछ परेशान हो गई। दादी ने उसे समझाते हुए कहा, वो हमारे अन्नू के ससुराल वाले हैं, इसलिए हमारे और उनके संबंध जितने ज़्यादा अच्छे रहेंगे हमारी अन्नू अपने ससुराल में उतनी ही खुश रहेगी। इस पर सुमित्रा जी ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया और वह वहाँ से चली गई। और इधर अदिति के घर पर अदिति घर की साफ सफाई कर रही थी। इसी बीच कौशल्या ने उसे डांटते हुए कहा, ओ महारानी जी थोड़ा अच्छे से सफाई कर लो, मायके का भूत अभी तक उतरा नहीं क्या? इस पर अदिति ने कहा, आई पता नहीं जी मचला रहा है और कुछ बेचैनी सी लग रही है। इस पर खुश होते हुए कौशल्या जी ने शक्ति को आवाज़ देकर बुलाया। शक्ति ने आकर पूछा, क्या बात हो गई आई, इस काम चोर ने फिर कोई कांड कर दिया क्या? इस पर कौशल्या जी बोली, अरे शुभ शुभ बोल, तेरी बीवी का जी मचला रहा है, लगता है कोई खुशखबरी है, जा इसे अस्पताल लेकर जल्दी से जा। इस पर शक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे वाह अदिति, चलो यह सब काम तुम छोड़ो, हम हॉस्पिटल चलें। अदिति बोली, मैं चेंज करके आती हूँ। इस पर कौशल्या जी ने कहा, अरे ऐसे ही चले जाओ, हॉस्पिटल तो जाना है। अदिति ने हाँ में सर हिलाया और शक्ति के साथ हॉस्पिटल के लिए निकल गई। उनके जाने के बाद कौशल्या जी ने मन ही मन कहा, हे भगवान इस बार तो बेटा ही देना। और यहाँ आशना और अधीर का झगड़ा अब भी जारी था। आशना ने कहा, अधीर मुझे बहुत ठंड लग रही है। फिर अधीर ने गुस्सा करते हुए कहा, अभी तो बहुत गर्मी दिखा रही थी, अब अचानक से क्या हो गया? आशना ठंड की वजह से कांपने लगी थी। फिर अधीर ने कहा, चलो ठीक है, अब रात बहुत हो चुकी है, हम रात काटने का कोई ठिकाना ढूंढते हैं। कहते हुए अधीर और आशना जंगल के और बीचों बीच पहुंच गए।
वहां पहुंचकर आशना बोली, अधीर अब मैं इसके आगे एक कदम भी नहीं चल पाऊंगी। अधीर ने उसे घूर कर देखा। आशना वहीं जमीन पर बैठ गई। अधीर ने आसपास की झाड़ी इकट्ठी की। इस पर आशना बोली, ये क्या कर रहे हो? अब पत्थर घिसकर आग लगाने वाले हो क्या? अधीर ने आशना की ओर घूर कर देखा और बोला, कभी कभी तुम्हारे छोटे से दिमाग में अच्छे अच्छे आइडिया आ जाते हैं। और पत्थर लेकर उसने झाड़ियों पर आग लगा दी। गीले होने की वजह से आशना बहुत कांप रही थी। उसे कांपते देख अधीर ने उससे कहा, ओ मैडम, बहुत हो गया तुम्हारा नाटक, अब यहाँ आकर बैठ जाओ, हमें रात यहीं काटनी पड़ेगी। अधीर की बात सुनकर आशना ने धीरे से हाँ में सर हिलाया और वहां आकर बैठ गई। आशना बहुत थकी होने की वजह से अधीर के कंधे पर सर रखकर ही सो गई थी। अगली सुबह जब अधीर की नींद खुली तो उसने आशना को सोते देखकर कहा, मिस स्लीपिंग क्वीन, उठो, देखो सुबह हो गई है, अब चलो, चलकर जंगल से बाहर निकलने का रास्ता देखें। आशना भी हड़बड़ाते हुए उठ गई। अधीर आशना जंगल में रास्ता ढूंढने निकल पड़े और यहाँ शारदा निवास में अविका अभी भी नींद में थी। उसने सपने में देखा कि शारदा जी ने उसके पास आकर उसे थप्पड़ लगाया। नींद नहीं आई, अब मैंने कुछ नहीं किया, कहते हुए नींद से उठ बैठी। पास ही अभिनव ने उसे आवाज़ दिया, हाँ उठ जाओ, सुबह हो चुकी है, देखो तुम्हारी सासू माँ तुम्हें नींद से जगाने तुम्हारे सपनों में भी आने लगी हैं। कहकर अभिनव तकिया पकड़कर सो गया। अविका बड़बड़ाती हुई बोली, हाँ मेरी तो किस्मत ही खराब है, उठना ही पड़ेगा सुबह। वहाँ आशना क्या बढ़िया ऐश कर रही होगी। और यहाँ अदिति के घर पर शक्ति ने कौशल्या जी को आवाज़ देते हुए कहा, आई मैं ऑफिस जा रहा हूँ। कौशल्या जी उसके पास आकर बोली, ले बेटा दही शक्कर खा ले, आज तेरा ऑफिस में पहला दिन है। दही शक्कर खाते हुए शक्ति ने कहा, आई आज तो मुझे अधीर के ऑफिस में काम करना पड़ रहा है, काश ऐसा कुछ हो जाए कि मेरा खुद का स्टेटस उससे ऊंचा हो जाए। और कब तक हम सोने का अंडा देने वाली मुर्गी के भरोसे ज़िंदगी काटेंगे। इस पर कौशल्या जी बोली, बेटा अधीर ने आज तुझे अपने ऑफिस में जगह दी है, बस तू वहीं रहकर अपनी जगह बढ़ा ले। शक्ति ने मुस्कुराकर हाँ में सिर हिलाया और वहां से ऑफिस के लिए निकल पड़ा और कुछ देर बाद अधीर के ऑफिस पहुंच गया। शक्ति अधीर के लीगल एडवाइजर के कैबिन में जा ही रहा था कि तभी एडवाइजर की आवाज़ उसे सुनाई पड़ी। वह फोन पर किसी से कह रहा था, मिस्टर मनीष सिसोदिया जी की फाइल अभी दबा कर ही रखिएगा जब तक अधीर सर हमें कोई इशारा ना कर दे। अरे आप समझ नहीं रहे हैं, यह कदम उठाने से मनीष जी को जेल हो जाएगी। ओके, मैं बाद में बात करता हूँ, कहकर उस एडवाइजर ने फ़ोन कट कर दिया और अपने कैबिन से किसी काम के लिए बाहर चला गया। शक्ति अब भी उसके कैबिन में नज़र रखे हुए था। उसके बाहर जाते ही शक्ति चुपके से उसके कैबिन के अंदर चला गया और वहां रखे लैंडलाइन फ़ोन पर रीडायल का बटन दबा दिया और फ़ोन के रिसीवर में अपना रुमाल डालकर बोला, सुनिए, मेरी अधीर सर से बात हो गई है, मिस्टर मनीष सिसोदिया जी को जेल भेजना ही होगा, ऐसा अधीर सर चाहते हैं और काम हो जाना चाहिए, वरना उनका गुस्सा तो आपको पता ही है। कहकर शक्ति ने फ़ोन कट कर दिया और जल्दी से केबिन से बाहर निकल गया। बाहर निकलकर शक्ति ने मन ही मन सोचा, मैंने बहुत अच्छा जाल बिछाया है, इस जाल में बहुत सारी मछलियाँ फंसेंगी। कहकर वो हंस पड़ा। और यहाँ आशना के घर पर सुमित्रा जी ने शारदा निवास में फ़ोन लगाया। फ़ोन शारदा जी ने उठाया। उनकी आवाज़ सुनकर सुमित्रा जी बोली, नमस्कार शारदा जी, मैं सुमित्रा बोल रही हूँ। शारदा जी ने गहरी सांस लेते हुए कहा, जी आपकी बेटी तो घर पर नहीं है, तो आपने किससे बात करने के लिए फ़ोन लगाया? इस पर सुमित्रा जी ने जवाब दिया, जी मैं जानती हूँ, वो लोग घूमने गए हुए हैं, मैंने घर में गृह शांति पूजा रखी है, आप सभी पूरे परिवार का आमंत्रण है। इस पर शारदा जी बोली, जी पूजा में बुला रही हैं तो आना ही पड़ेगा, वरना खैर चलिए ठीक है। फिर सुमित्रा जी ने बात जारी करते हुए कहा, शारदा जी आशना और अधीर अच्छे से पहुंच गए हैं ना? इस पर शारदा जी बोली, क्यों, यह तो मैं आपसे पूछना चाह रही थी, आपकी बेटी ने आपको तो ज़रूर बताया होगा, है ना? इस पर सुमित्रा जी बोली, नहीं, मेरी उससे बात नहीं हुई है। शारदा जी भड़कते हुए बोली, जी मैं नहीं मानती, आपकी बेटी इस घर में हो रहे हर पल की आपको जानकारी देती है और ऐसा हो ही नहीं सकता कि गोवा पहुंचकर उसने आपको इन्फॉर्म ना किया हो। उसकी बात सुनकर सुमित्रा जी टॉपिक चेंज करते हुए बोली, शारदा जी आप आज सब परिवार जरूर पधारिएगा। इस पर शारदा जी बोली, क्या आपको इतनी भी तमीज़ नहीं है, आज ही पूजा है और आप आज हमें फ़ोन कर रही हैं? इस पर उसने जवाब दिया, जी पूजा के काम में मैं व्यस्त हो गई थी, जिस कारण मैं अभी आपको फ़ोन कर पाई। इस पर शारदा जी ने जवाब दिया, जी मैं अपनी बात फिर से दोहरा रही हूँ, आपने पूजा में आमंत्रित किया है तो मुझे आना ही पड़ेगा, नमस्कार। कहकर शारदा जी ने फ़ोन कट कर दिया। और यहाँ जंगल में भटकते हुए अधीर और आशना को जंगल के बीचों बीच एक गांव दिखा। गांव को देखकर अधीर ने खुश होकर कहा, देखो हमें गांव में चलना चाहिए, यहाँ हमारी मदद हो जाएगी। आशना ने भी खुश होकर हाँ में सर हिलाया और दोनों गांव में चले गए। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव के लोग किसी पूजा की तैयारी में बिजी थे। तभी अधीर ने वहां बैठे हुए आदमी के पास जाकर कहा, हमें मदद की जरूरत है, हम रास्ता भटक गए हैं। अधीर आशना को देखकर वहां मौजूद सभी गांव वालों ने उन्हें घेर लिया और उन्हें देखकर एक आदमी ने कहा, लेकिन इतने घने जंगल में आप दोनों क्या कर रहे हैं? यहाँ तो कोई आता जाता नहीं, तो आप लोग कैसे पहुंच गए? इस पर अधीर भड़कते हुए बोला, देखो ज़्यादा पूछताछ करने की जरूरत नहीं, बस ये बताओ मदद करोगे या नहीं, बदले में मैं तुम्हें पैसे भी दूंगा। इस पर वहीं पास में बैठे आदमी ने कहा, पैसे की जरूरत हम जंगल में रहने वालों को नहीं होती साहब, और हमें आपका बात करने का तरीका बिल्कुल
बिल्कुल नहीं अच्छा लगा, आप हमारे गांव से चले जाइए। इस पर अधीर गरजते हुए बोला, आप लोग बड़े अजीब लोग हैं। गांव वाले अधीर के बात करने के तरीके से नाराज हो गए थे। इस पर आशना ने बात संभालते हुए कहा, भाऊ हमारी मदद कर दीजिए ना, हम बहुत तकलीफ में हैं, प्लीज भाऊ। इस पर वहीं पास खड़ी औरत ने आशना के पास आकर कहा, देखो तो पत्नी कितना अच्छा बात करती है और उसके पति को देखो। आशना ने हाथ जोड़कर कहा, देखिए आप मेरे सामने मेरे पति की बेइज्जती नहीं कर सकती। उसकी बात सुनकर अधीर उसे देखने लगा। फिर उस औरत ने कहा, हमें तुम्हारी सोच बहुत अच्छी लगी, हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। आज हमारे गांव में शक्ति पूजा है, आप दोनों पति पत्नी हैं, इसलिए पहले आप हमारे साथ इस पूजा को समाप्त कीजिए, उसके बाद हम आपकी मदद कर देंगे। आशना ने खुश होकर कहा, जी हम जरूर करेंगे आपके साथ पूजा में। इस पर अधीर ने भड़कते हुए कहा, कैसी पूजा कर रहे हैं आप लोग, और हमें कोई पूजा में नहीं बैठना, हमें पूजा पाठ में यकीन नहीं है। इस पर गांव वालों ने कहा, आपको पूजा में यकीन नहीं है तब भी आपको हमारे साथ ये पूजा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी पत्नी ने अपनी स्वीकृति दे दी है, और अगर आप हमारे साथ इस पूजा में शामिल नहीं हुए तो हमसे हमारी वन देवी नाराज हो जाएंगी। इस पर अधीर आशना पर चिल्लाते हुए बोला, कहाँ फंसा दिया तुमने मुझे। आशना ने अधीर को चुप रहने का इशारा किया और गाँव वालों की ओर देखकर बोली, आप मेरे पति की बातों का बुरा मत मानिएगा, थोड़े से गुस्सैल हैं, हम आपके साथ पूजा में जरूर शामिल होंगे। इस पर गांव वालों ने अधीर और आशना की ओर देखकर कहा, आप लोग उस घर के अंदर चले जाइए, वहाँ नए कपड़े रखे हुए हैं, आप लोग उसे धारण करके हमारे साथ पूजा में शामिल होइए। आशना ने हाँ में सर हिलाया और अधीर का हाथ पकड़कर उस घर के अंदर चली गई। अविका और शक्ति अभी भी आशना और अधीर के रिश्ते में दरार डालने की साजिशों में लगे हैं। क्या वे अपने मकसद में कामयाब हो जाएंगे या उल्टा पड़ेगा उनका दाव। आशना और अधीर जंगल में भटक गए हैं, क्या वे इस जंगल से जल्द निकल पाएंगे, और क्या अधीर गांव में आशना के साथ शक्ति पूजा में बैठेगा, और क्या आशना अपने बाबा को अधीर की प्लानिंग से बचा पाएगी। जानने के लिए सुनते रहिए है तुझे भी इजाज़त, कुछ नफरत और कुछ प्यार से भरी कहानी ओनली ऑन रिश्तों की कहानियाँ पर। और हाँ, जाने से पहले कहानी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाले सभी एपिसोड्स और कहानियाँ आप सुन सकें। कहानी अच्छी लगी हो तो कहानी में रुचि रखने वाले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर जरूर करें, और कमेंट करके अपनी राय देते रहें, ताकि मुझे भी पता चलता रहे कि आप कहानी को एंजॉय कर रहे हैं या नहीं। तो फिर मिलते हैं कल कहानी के अगले भाग के साथ, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, धन्यवाद।